कालिदास। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। आप सभी मित्र पढ़े होंगे, जानते हैं इनके बारे में। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और प्रकाश डालेंगे इनके जीवन काल पर। आप सभी मित्रों का स्वागत है शब्द चक्र यूट्यूब चैनल पे। कालिदास ने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक कुछ उन भारतीय साहित्यिक कृतियों में से है जिनका सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था। यह पूरे विश्व साहित्य में अग्रण्य है क्योंकि यह रचना अद्भुत है। मेघदूतम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसमें कवि की कल्पना शक्ति और सर्वोत्कृष्ट स्तर पर है और प्रकृति के मानवीयकरण का अद्भुत रखंड काव्य है। खंड काव्य में यह चीज दिखता है, ये बातें दिखती हैं। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं और तदनुरूप वे अपनी अलंकार युक्त किंतु सरल और मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं इतनी सरल हैं मित्रों, आप तो जानते ही हैं। उनके प्रकृति वर्णन अद्वितीय हैं और विशेष रूप से अपनी उपमाओं के लिए जाने जाते हैं कालिदास जी। साहित्य में कालिदास का विशेष प्रेम है और उन्होंने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्य में भी आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। कालिदास के परिवर्तक कवि बाण भट्ट ने उनकी सूक्तियों की विशेष रूप से प्रशंसा की है। तो आज मैंने विचार बनाया है कि कालिदास के समय, जन्म स्थान, जीवन, रचनाएं, उनके नाटक, महाकाव्य, खंड काव्य, उनकी रचनाएं, भाषागत विशिष्टताएं, अलंकार, अभिव्यंजन, गाथाएं आदि पर चर्चा करने का मैंने विचार किया है आपके सबके साथ। तो आप सब अपना समय देने का कष्ट करें। ऐसे स्किप करके छोड़ देंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। मैं जानता हूं आज आपका अधिक समय लगने वाला है। वैसे तो समय कालिदास के काल में लगा हुआ था। कालिदास अपने काल में वे मूलतः किस स्थान के थे, इसमें काफी विवाद है। चूंकि कालिदास ने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर 170 ईसा पूर्व में शासन किया था, अतः कालिदास के समय की एक सीमा निर्धारित हो जाती है कि वे इससे पहले नहीं हुए हो सकते हैं। छठी सदी ईस्वी में बाण भट्ट ने अपनी रचना हर्षचरितम में कालिदास का उल्लेख किया है तथा इसी काल के पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का जिक्र किया है। अतः वे इनके बाद के नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार कालिदास के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य होना तय है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस समय सीमा के अंदर वे कब हुए, इस पर काफी मतभेद है विद्वानों में, आचार्यों में। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का मत, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व का मत और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का मत, पांचवी शताब्दी, छठी, ऐसे करके सभी विद्वानों का, सभी आचार्यों का अपना अलग अलग मत है।
मित्रों, इनमें ज्यादातर खंडित हो चुके हैं या उन्हें मानने वाले इक्के दुक्के ही लोग बचे होंगे अपवादवश, किंतु मुख्य संघर्ष प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का मत लिया जाता है, मानते हैं लोग। अब प्रथम शताब्दी परंपरा के अनुसार कालिदास उज्जैनी के उन राजा विक्रमादित्य के समकालीन हैं जिन्होंने ईसा से 57 वर्ष यानी 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत चलाया। विक्रमोत्सव के नायक पुरुरवा के नाम का विक्रम में परिवर्तन से इस तर्क को बल मिलता है कि कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के राज दरबारी कवि थे। उन्हें विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक माना जाता है। लेकिन अब चतुर्थ शताब्दी, अब ये मत देख लीजिए आप सब। इतिहासकार कालिदास को गुप्त शासक चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और उनके उत्तराधिकारी कुमार गुप्त से जोड़ते हैं, जिनका शासन काल चौथी शताब्दी में था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की उपाधि ली है और उनके शासन काल को स्वर्ण युग भी माना जाता है। अब विवाद देख लीजिए क्या चल रहा है। कालिदास ने शुंग राजाओं के उनको छोड़कर अपनी रचनाओं में अपने आश्रयदाता या किसी साम्राज्य का उल्लेख नहीं किया है। सच्चाई तो यह है कि उन्होंने पुरुरवा और उर्वशी पर आधारित अपने नाटक का नाम विक्रमोर्वशीयम रखा। कालिदास ने किसी गुप्त शासक का उल्लेख नहीं किया। विक्रमादित्य नाम के कई शासक हुए हैं, लेकिन संभव है कि कालिदास इनमें से किसी एक के दरबार में कभी रहे हों। अधिकांश विद्वानों का आचार्यों का मानना है कि कालिदास शुंग वंश के शासन काल में थे, जिनका शासन काल 100 सदी ईसा पूर्व था। अग्निमित्र जो विक्रमित्र नाटक का नायक है, कोई सुविख्यात राजा नहीं था उस समय, इसलिए कालिदास ने उसे विशिष्टता प्रदान नहीं की। उनका काल ईसा से 2 शताब्दी पूर्व का है और विदिशा उसकी राजधानी थी। कालिदास के द्वारा इस कथा के चुनाव और मेघदूत में एक प्रसिद्ध राजा की राजधानी के रूप में उसके उल्लेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि कालिदास अग्निमित्र के समकालीन थे। यह स्पष्ट है कि कालिदास जी का उत्कर्ष अग्निमित्र के बाद 150 ईसा पूर्व और 634 ईस्वी पूर्व तक रहा है, जो कि प्रसिद्ध ऐहोल के शिलालेख की तिथि है, जिसमें कालिदास का महान कवि के रूप में उल्लेख है। यदि इस मान्यता को स्वीकार कर लिया जाए तो मांडा की कविताओं या 473 ईस्वी के शिलालेख में कालिदास के लेखन की जानकारी का उल्लेख है, तो उनका काल 4वीं शताब्दी के अंत के बाद का नहीं हो सकता है। लेकिन अश्वघोष के बुद्धिचरित्र और कालिदास की कृतियों में समानताएं हैं। यदि अश्वघोष कालिदास के ऋणी हैं, तो कालिदास का काल प्रथम शताब्दी ईस्वी से पूर्व का है, और यदि कालिदास अश्वघोष के ऋणी हैं तो कालिदास का काल ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद ठहरेगा। हम कोई भी तिथि स्वीकार करें या ना करें, वह हमारा उचित अनुमान है या नहीं है, यह तो विद्वान और आचार्य भी तय नहीं कर पाए। अब आपका अधिक समय ना लेते हुए हम दूसरा वीडियो बनाए, दूसरा पार्ट, या इसी में आपको उनके जन्म स्थान के बारे में भी बता देते हैं। आप सब बने रहिए, स्किप नहीं करिएगा।
जन्म स्थान कालिदास जी का। अब कालिदास के जन्म स्थान के बारे में भी विवाद है। मेघदूतम में उज्जैन के प्रति उनकी विशेष प्रेम को देखते हुए कुछ लोग उन्हें उज्जैन का निवासी मानने लगे, मानते भी हैं। लेकिन साहित्यकारों ने ये भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविलठा गांव में हुआ था। अब कालिदास ने यहीं अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं पर उन्होंने मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्यों की रचना की थी, महाकाव्यों की रचना की थी। अब कविलठा चार धाम यात्रा मार्ग में गुप्त काशी में स्थित है। गुप्त काशी से काली मठ सिद्धपीठ वाले रास्ते में काली मठ मंदिर से 4 किलोमीटर आगे कविलठा गांव स्थित है। कविलठा में सरकार ने कालिदास की प्रतिमा स्थापित कर एक सभागार का भी निर्माण कराया है, जहां पर हर साल जून माह में 3 दिनों तक गोष्ठी का आयोजन होता है, जिसमें देश भर के विद्वान भाग लेते हैं, आचार्य भाग लेते हैं और कालिदास के प्रवास के कुछ साक्ष्य बिहार के मधुबनी जिला के उच्चैठ में भी मिलते हैं। अब इनके कुछ जो है साक्ष्य, कुछ प्रमाण जो है बिहार के मधुबनी जिला के उच्चैठ में भी मिल रहे हैं। कहा जाता है कि विद्योत्मा, जो कि कालिदास जी की पत्नी थी, ये शास्त्रार्थ में पराजय के बाद कालिदास गुरुकुल में ही रुक गए थे, ठीक है, जहां पे पराजित हो गए। कालिदास को यहीं उच्चैठ भगवती से ज्ञान का वरदान मिला। उसके पहले कालिदास जी क्या थे आप सब जानते हैं। यहाँ आज भी कालिदास का डीह है, वो जो समाधि वगैरह नहीं बनाते। यहाँ की मिट्टी से बच्चों के प्रथम अक्षर लिखने की परंपरा आज भी प्रचलित है। मानते हैं वहाँ के लोग कि अगर बच्चे उस मिट्टी में अगर प्रथम अक्षर लिखते हैं, जो बच्चों का एक संस्कार होता है, तो विद्वान होते हैं, माँ भगवती की कृपा होती है उन पर। आज भी ये मान्यता प्रखर चल रही है। कुछ विद्वानों ने तो उन्हें बंगाल और उड़ीसा का भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। कहते हैं कि कालिदास की श्रीलंका में हत्या कर दी गई थी, लेकिन विद्वान इस भी कपोल कल्पित मानते हैं, इसे भी कपोल कल्पित मानते हैं। मतलब कि एक तरीके से इसको मानते ही नहीं है। ये अपने अपनी धाराएं हैं, अपनी अपनी धारणाएं हैं विद्वान आचार्यों की। अब ये आपसी मतभेद है। जितने भी विशेष कवि हुए हैं, महान कवि हुए हैं, उनके लिए सभी विद्वान यही मानते हैं, आपस में ऐसे ही चल रहा है। अब इनके जीवन को लेके देख लीजिए। अब कथाओं के अनुसार कालिदास शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे, मन मोह लेते थे लोगों का, और विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। अब ये देख लीजिए, इनके जीवन की बात चल रही है, ध्यान देके सुनिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो। हम आप ही के लिए तो बनाए हैं, आप पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन अगर रिवीजन हो जाए, फिर से वही बातें दोहरा ली जाए तो बुरा क्या है। और सुनने में जो आनंद आता है वो कहीं पढ़ने में आता है क्या? हम जानते हैं आप कमेंट बहुत करेंगे मित्र, लेकिन सुनिए, ये क्या थे कालिदास जी? अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास का विवाह सभी को पता किससे हुआ? विद्योत्मा से हुआ, ठीक है, ये राजकुमारी थी। ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, पहले तो चुनौती ही देते थे ना लोग, हरा देगा, वही उसी के साथ विवाह करेगी। वो विवाह उसी के साथ करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा। जब विद्योत्मा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया, तो हार को अपमान मानकर समझकर कुछ विद्वानों ने बदला लेने के लिए विद्योत्मा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति से
कराने की ठान ली, निश्चय कर ली। अब तो भाई इनका मान का मर्दन कर देना है, मतलब इनके अभिमान को नष्ट कर देना है। अब विद्वान सब एक हो गए, आचार्य तो कहाँ ये रहने वाले, टिकने वाली। चलते चलते उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया, जहां पर एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। ये कहानी आप बचपन से सुन रहे होंगे, दादी से, नानी से, काकी से, पुस्तक में, गुरु से, गुरुजी से, टीचर से, मैडम से, हाँ शिक्षिका से, तो आपने मैडम से भी सुना होगा। तो हम वही बात बता रहे हैं, ये व्यक्ति जिस डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई मिलेगा ही नहीं इस सृष्टि पर, मतलब इस विश्व में, इस देश में, इस राज्य में कहीं मिलने वाला ही नहीं है, महामूर्ख। उन्होंने उसे राजकुमारी से विवाह का प्रलोभन देकर नीचे उतारा, क्योंकि कालिदास तो नीचे आ ही नहीं रहे थे। मौन धारण कर लो और जो हम कहेंगे बस वही कहना है तुमको। उन लोगों ने स्वांग भेष बनाकर विद्योत्मा के सामने प्रस्तुत कर दिया कालिदास जी को कि ये हमारे गुरुजी हैं, आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, परंतु अभी मौन व्रती हैं, इसलिए ये हाथों के संकेत से उत्तर देंगे। इनके संकेतों को समझकर हम वाणी में आपको उसका उत्तर देंगे। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। अब विद्योत्मा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती है, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते हैं। प्रथम प्रश्न के रूप में विद्योत्मा ने संकेत से एक उंगली दिखाई कि ब्रह्मा एक है, ब्रह्म एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। क्रोध में उन्होंने दो उंगली का संकेत इस भाव से किया कि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरे दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन कपटियों ने, जो उनके क्या बने थे, शिष्य बने थे, उनके संकेत को कुछ इस तरह से परोसते हैं, प्रस्तुत करते हैं, समझाते हैं कि आप कह रही हैं कि ब्रह्म एक है, लेकिन हमारे गुरु का कहना चाह रहे हैं कि उस एक ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए, उस एक ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए दूसरे जगत की सहायता लेनी होती है। अकेला ब्रह्मा स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता है। राजकुमारी ने दूसरे प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया कि तत्व 5 हैं। तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही हैं। तो जब थप्पड़ मारने की धमकी कालिदास जी को समझ में आया, उसका जवाब कालिदास ने घूंसा दिखाया कि तू यदि मुझे गाल पर थप्पड़ मारेगी तो मैं घूंसा मारकर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तेरा चेहरा मैं पूर्ण रूप से बिगाड़ दूंगा। कपटियों ने, यानी कि उनके शिष्यों ने समझाया कि गुरु कहना चाह रहे हैं कि भले ही आप कह रही हो कि 5 तत्व अलग अलग हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं अग्नि, परंतु यह तत्व पृथक पृथक रूप में कोई विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं कर सकते, अपितु आपस में मिलकर एक होकर उत्तम मनुष्य शरीर का रूप ले लेते हैं, जो कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर से अंत में विद्योत्मा अपने आप ही हार स्वीकार कर लेती है। फिर शर्त के अनुसार कालिदास और विद्योत्मा का विवाह होता है। विवाह के पश्चात कालिदास विद्योत्मा को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं और प्रथम रात्रि को ही जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसी समय ऊंट का स्वर सुनाई देता है। विद्योत्मा संस्कृत में पूछती है कि मैं तत्, परंतु कालिदास संस्कृत नहीं जानते थे, इसलिए उनके मुंह से निकल गया ऊंट। उस समय विद्योत्मा को पता चल जाता है कि कालिदास अनपढ़ है। मित्रों, कालिदास अनपढ़ हैं।
उसने कालिदास को धिक्कार और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे विद्वान बने बिना घर वापस नहीं आना। अब जब तक ये अच्छे से ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते, इनको घर आने की अनुमति नहीं थी, इजाजत नहीं थी, इनको आने से मना कर दिया गया। कौन किया? विद्योत्मा। अब कालिदास ने सच्चे मन से काली देवी की आराधना प्रारंभ कर दी, शुरू कर दी, और काली माँ के आशीर्वाद से वे ज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्हें दरवाजा खटखटाकर कहा, कपाटम उद्घट्य सुंदरी, यानी कि दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्मा ने चकित होकर कहा, अस्ति कचित वाग्वेश, कोई विद्वान लगता है। इस प्रकार इस किंवदंती के अनुसार कालिदास ने विद्योत्मा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु मान लिया और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में भी स्थान दे दिया, जगह दे दी। कुमार संभव में प्रारंभ होता है, मेघदूत में प्रारंभ होता है, पहला शब्द है कश्चित कांत, और रघुवंश की शुरुआत होती है वागार्थ विवह। तो ये तो इनके जीवन के कुछ तथ्य थे। अब इन्होंने रचनाएं क्या की मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, हम आप ही के लिए लेके आए हैं। मेहनत लगता है इसमें, ये समझ लीजिए कि परिश्रम करना पड़ता है और सार्थक आपको करना है। इनकी रचना छोटी बड़ी कुल लगभग 40 रचनाएं हैं मिला के सब, जिन्हें अलग अलग विद्वानों ने कालिदास द्वारा रचित सिद्ध करने का प्रयास किया है। इनमें से मात्र 7 ही ऐसी हैं जो निर्विवाद रूप से कालिदास संकलित मानी जाती हैं। 3 नाटक रूप में हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविक्राग्निमित्रम। 2 महाकाव्य, क्योंकि क्लिष्ट शब्द है, कठिन शब्द है, तो आप सब तो समझते ही हैं। 2 महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव। 2 खंड महाकाव्य है, मेघदूतम और ऋतु संहार। इनमें से देखा जाए तो ऋतु संहार को प्रोकीत संदेह के साथ कालिदास की रचना स्वीकार करते हैं, मतलब प्रोप्राइटर इनको ही मानते हैं कि इन्होंने इसको किया है। अब इनके नाटक क्या हैं? मालविकाग्निमित्रम कालिदास की पहली रचना है, जिसमें राजा अग्निमित्र ने कहानी है, उनकी कहानी है, उनके बारे में है। अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से प्रेम करने लगते हैं, मन मोह लेते हैं, उनका मन मोह जाता है उस चलचित्र पे, उस चित्र पे। जब अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वह मालविका को जेल में डलवा देती हैं। भाई जाहिर सी बात है, किसी को पता चलेगा तो यही होना है। मगर संयोग से मालविका राजकुमारी साबित होती हैं। जो वो मालविका थी वो राजकुमारी थी, क्योंकि इन्होंने वो चित्र वगैरह देख के इनके ऊपर मन मोहित हो गए थे। तो जब वो राजकुमार साबित होती हैं और उसके प्रेम संबंध को ये स्वीकार कर लिया जाता है फिर, क्योंकि वो राजकुमारी हैं, ये भी राजे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास की दूसरी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, और उनकी जगत प्रसिद्धि का कारण भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के जगत प्रसिद्धि का कारण है। इस नाटक का अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन भाषा के अलावा दुनिया की बहुत सी भाषाओं में, अनेकों भाषाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम का एक तरीके से ट्रांसलेशन किया गया है, मतलब कि भाषांतर किया गया है, भाषा को परिवर्तन किया गया है उनके अनुकूल भाषा में, लोग इसके बारे में समझ सके, जान सकें। यह अद्वितीय रचना है। इसमें राजा दुष्यंत की कहानी है अभिज्ञान शाकुंतलम में, जो वन में एक परिव्यक्त ऋषि पुत्री शकुंतला
विश्वामित्र और मेनका की बेटी से प्रेम करने लगते हैं। दोनों जंगल में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। राजा दुष्यंत अपनी राजधानी लौट जाते हैं। इसी बीच ऋषि दुर्वासा शकुंतला को श्राप देते हैं उनको, जिसके वियोग में उसने ऋषि का अपमान किया, वहीं उसे भूल जाएगा। यह श्राप है, मतलब एक तरीके से उन्होंने बोल दिया कि इन्होंने ये पॉलिसी तोड़ दी है, तो उसका इनको यह भरण करना पड़ेगा, एक तरीके से हर्जाना देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भूल जाती हैं। अब यहाँ पे वो काफी क्षमा प्रार्थना करती हैं ऋषि से। ऋषि ने सांप को थोड़ा नरम करते हुए, थोड़ा सा सहानुभूति दिखाते हुए कम करते हैं। उन्होंने कहा कि राजा की अंगूठी उन्हें दिखाते ही सब कुछ याद आ जाएगा। जब भी शकुंतला जी दिखाएंगी राजा को अंगूठी, तब उनको याद आ जाएगा। लेकिन राजधानी जाते हुए रास्ते में वह अंगूठी खो जाती है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब शकुंतला को पता चला कि वह पेट से हैं, गर्भवती हैं। शकुंतला लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अब विकट संकट तो यही आ गया, अब इनकार कर दिया। जब एक मछुआरे ने वह अंगूठी दिखाई तो राजा को सब कुछ याद आया और राजा ने शकुंतला को अपना लिया। शकुंतला श्रृंगार रस से भरे सुंदर काव्यों का एक अनुपम नाटक है। ये उसमें याद आ गया। तो ये जो शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम है, इनके बारे में ये नाटक है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, सुंदर काव्यों का एक अनुपम नाटक इसको माना जाता है। इसीलिए इतने भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया। काव्येषु नाटकम रम्य तंत्र रम्या शाकुंतलम। कविता के अनेक रूपों में अगर सबसे सुंदर नाटक है कोई इस धरा पे, तो वह नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें श्रृंगार रस इतना भरा हुआ है, इतनी सुंदर इसमें अनुपम काव्यों को रखा गया है कि यह नाटक अद्वितीय हो गया। विक्रमो वर्षियम एक रहस्य भरा नाटक है। इसमें इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम करने लगते हैं ये विक्रमो जी, और प्रेम करने लगते हैं। उसके बाद पुरुरवा के प्रेम को देखकर उर्वशी भी उनसे प्रेम करने लगती है। इंद्र की सभा में जब उर्वशी नृत्य करने जाती है तो पुरुरवा से प्रेम के कारण वहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। अब जाहिर सी बात है, किसी का मन कहीं और रहेगा तो अपने आप को वह किसी स्थान पे समायोजित सही से सुचारू रूप से सुव्यवस्थित अपने आप को नहीं कर सकता। मन भ्रांति में रहता है, भ्रांति रहती है मन में। इससे इंद्र गुस्से में उसे क्या देते हैं? शाप दे देते हैं, शापित कर देते हैं कि धरती पर भेज देते हैं। कहते हैं जा तू धरती पे जा। हालांकि उसका प्रेमी अगर उससे होने वाले पुत्र को देख ले तो वह फिर से स्वर्ग लौट सकेगी। विक्रमोर्वशीयम काव्यगत सौंदर्य और शिल्प से भरपूर है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है मित्रों, वैसे ये भी एक नाटक है और ये भी अच्छा है। अब इनके महाकाव्यों की अगर हम चर्चा करें, कुमार संभव उनके महाकाव्यों का नाम है। रघुवंशम में संपूर्ण रघुवंश के राजाओं की गाथाएं हैं, कथा है। मतलब एक तरीके से पूरे जीवन के बारे में बताया गया है, रघुवंश राजाओं के बारे में। रघुवंश कुमार संभव महाकाव्य के रघुवंशम में तो कुमार संभव में शिव पार्वती की प्रेम कथा बताई गई है और कार्तिकेय के जन्म की कहानी भी है। किसमें? इसमें कुमार संभव में। रघुवंशम में कालिदास के रघुकुल के राजाओं का वर्णन किया गया है रघुवंशम में। ये अलग अलग हैं पुस्तक, कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्य, ये अलग अलग हैं। खंड काव्य के अंतर्गत मेघदूतम है। इसमें गीत काव्य है जिसमें यश द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपनी प्रिय के पास भेजने का वर्णन किया गया है। मेघदूत के देखा जाए तो दो भाग हैं, पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ।
इसके दो भाग, मेघदूतम के दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें सिर्फ गीत काव्य है। अब ऋतु संहारम में देखा जाए तो सभी प्रकार के ऋतुओं का वर्णन किया गया है, सभी रूपों से, विस्तार रूपों से वर्णन किया गया है ऋतु संहारम। तो आप स्पष्ट रूप से इसमें उच्चारण करते ही स्पष्ट हो जाता है कि यह पुस्तक किस लिए है। अब इनकी अन्य रचनाएं हैं जो एक तरीके से छोटी मोटी हैं। इनके अलावा जैसे कि चिटपुट रचनाओं का अगर श्रेय दिया जाए कालिदास जी को, तो विद्वानों का मत के अनुसार इनकी रचनाएं, इनके नाटक देखा जाए ज्योतिष के भी विशेषज्ञ माने जाते हैं कालिदास जी। तो उत्तर कालामृतम नामक ज्योतिष की एक पुस्तक है, उत्तर कालामृतम, क्योंकि इनको ज्योतिष क्यों, इन ज्ञान प्राप्त हो ही गया था मित्रों इनको, कालिदास जी को, तो इन्होंने ज्योतिष के बारे में भी एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम है उत्तर कालामृतम। ये इस नाम की पुस्तक है जिसकी रचना का पूर्ण श्रेय कालिदास जी को जाता है। ऐसा माना जाता है कि काली देवी की पूजा से उन्हें ज्योतिष का ज्ञान मिला। इस पुस्तक में की गई भविष्यवाणी 100% सत्य साबित होती है। आप इसको जरूर पढ़िएगा। और बाकी पुस्तक जैसे कि श्रुतबोधम, सिंगार तिलकम, सिंगार रसातम, सेतु काव्यम, पुष्पबाण विलासतम, श्याम दंडकम, ज्योति विद्या भरणम, ये इनके और अन्य रचनाएं हैं। आप इस पे ध्यान दीजिए और आनंद आएगा आपको पढ़ने में, आप जानकारी भी मिलेगी। और काव्य सौंदर्य को देखा जाए तो मुख्य रूप से कालिदास को कवि कुल गुरु, कनिष्ठिकाधिष्ठित और कविता कामिनी विलास जैसी प्रशंसनात्मक उपाधियों प्रदान की गई हैं उनको, जो उनके काव्यगत विशिष्टताओं से अभिभूति होती हैं। कालिदास के काव्य की विशिष्टताओं का वर्णन निम्नवत किया जाता है। जैसे देखा जाए तो भाषागत विशिष्टताएं, अलंकार योजन, अभिव्यंजन अनेक प्रकार से हैं। कालिदास जी की रचनाओं की बहुत सी खास बातें हैं। आधुनिक काल में कालिदास जी ने क्या दिया लोगों को। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं और उन्होंने प्रसाद गुण से पूर्ण ललित शब्द योजना का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण का लक्षण है जो गुण मन में वैसे ही व्याप्त हो जाए जैसे सूखी ईंधन की लकड़ी में अग्नि सहसा प्रज्वलित हो उठती है। इसको कहते हैं प्रसाद गुण। और कालिदास की भाषा की यह विशेषता है। कालिदास की भाषा मधुर है, नाद है, मधुर नाद है, सुंदरी युक्त है और समासों का अल्प प्रयोग किया गया है। पदों का समुचित स्थान पर निवेश, शब्द अलंकारों का स्वाभिभावक प्रयोग इत्यादि गुणों के कारण उसमें जो प्रवाह है, जो प्रांजलता विद्यमान है, यह सिर्फ कालिदास के निर्माण कृतियों में है, जो उन्होंने निर्माण कर दिया है, जो उन्होंने कृतियां लिख दी हैं, प्रस्तुत कर दी हैं। कालिदास जैसे अद्वितीय कवि ना हुए हैं मित्रों, ना होने हैं कभी। अलंकार योजना, कालिदास ने शब्द अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है और उन्हें उपमा अलंकार का प्रयोग में सिद्ध हस्त है। मतलब कि उनके जैसा कोई है ही नहीं है। उनकी उपमाओं को श्रेष्ठ माना जाता है। और अगर उनकी अभिव्यंजना की बात की जाए, कालिदास की कविता की प्रमुख विशेषता, वह चित्र निर्माण में तो उनके आगे कोई सृष्टि पे टिका ही नहीं। सृष्टि मतलब विश्व को ले लीजिए, आप पूरे ब्रह्मांड को मत लीजिएगा। और अभिव्यंजना द्वारा पूरा चित्र खींच देते थे, वो बना देते थे चित्र। जैसे इन्होंने एक लिखा है, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। योम वदानी देवेशो पार्श्वे पितृधो मुखी लीला कमल पत्राणी गणयामास पार्वती। अर्थात देवर्षि के द्वारा ऐसी बात करने पर पिता के समीप बैठी पार्वती ने सिर झुकाकर हाथ में लिए कमल की पंखुड़ियों को गिनना शुरू कर दिया जब पार्वती के विवाह का प्रस्ताव आया। तो इस श्लोक का यह अर्थ है।
और इनकी अगर बातें देखी जाएं कालिदास जी की रचनाओं की, तो खास बातें इस प्रकार से हैं कि कालिदास जी अपनी रचनाओं में अलंकार युक्त सरल एवं मधुर भाषा का प्रयोग करते रहे। अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का बखूबी वर्णन किए हैं और उसका प्रयोग भी किए हैं। कालिदास जी ने अपनी रचनाओं में ऋतुओं की भी व्याख्या की है, कोई ऋतु बचा नहीं है इससे। इस प्रकार से इन्होंने ऋतुओं की व्याख्या की है जो कि सराहनीय है और इस प्रकार कोई कर ना सका। कालिदास जी के साहित्य में संगीत प्रमुख अंग रहा है। संगीत के माध्यम से कवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकाश डाला है। कालिदास जी अपनी रचनाओं में आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का बहुत ही ख्याल रखा है, बहुत ही ध्यान रखा है। आधुनिक काल में कालिदास जी ने अगर देखा जाए, कूडियम टप्पम में संस्कृत आधारित नाटकों का एक रंगमंच है जहां भास के नाटक खेले जाते रहे हैं। कूडिया टप्पम में कलाकार और नाट्य शास्त्र के विद्वान स्वर्गीय नाटाचार्य विदुष कर्तनम पद्मश्री गुरुमणि माधव चक्यार ने कालिदास के नाटक के मंचन की शुरुआत की। कालिदास को लोकप्रिय बनाने में दक्षिण भारतीय भाषाओं के फिल्मों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कन्नड़ भाषा की फिल्मों कविरत्नम, कालिदास और महाकवि कालिदास ने कालिदास के जीवन को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। इन फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट और संगीत का बखूबी उपयोग किया गया है। वी शांताराम ने शाकुंतलम पर आधारित फिल्म ऐसी बनाई, ये फिल्म इतनी प्रभावशाली थी कि इस पर आधारित अनेक भाषाओं में कई फिल्में बनाई गईं। एक तरीके से रिकास्ट किया गया। हिंदी लेखन को अगर देखा जाए तो मोहन राकेश ने कालिदास के जीवन पर एक नाटक आषाढ़ का एक दिन उन्होंने रचना कर दिया इनके ऊपर, जो कि कालिदास के संघर्षशील जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। सुरेंद्र वर्मा ने एक नाटक लिखा जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि पार्वती के शाप के कारण कालिदास कुमार संभव को पूरा नहीं कर पाए थे, वो पूरा लिख ही नहीं पाए। शिव और पार्वती के गृहस्थी जीवन का जो उन्होंने बहुत ही खराब ढंग से वर्णन किया है और पार्वती ने उन्हें यह शाप दिया था, इसीलिए उन्होंने जो इस प्रकार से वर्णन किया। इस नाटक में कालिदास को चंद्रगुप्त की अदालत का सामना करना पड़ा, जहां पंडितों और नैतिकवादियों ने उन पर अनेक आरोप लगाए और नाटक में न सिर्फ एक लेखन के संघर्षशील जीवन को दिखाया गया बल्कि लेखक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। और इनकी गाथाएं भी हम आपसे स्पष्ट कर दें, कालिदास तो थे ही महान, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी रचना भी कर दी जो कुमार संभव में भोलेनाथ और माँ पार्वती के बारे में, गृहस्थी जीवन के बारे में इन्होंने थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा। और इनकी गाथाएं कालिदास जी की डंडी में कौन श्रेष्ठ, ये कबीर जो इन्होंने लिखा, इस सवाल में दोनों माता सरस्वती के सामने रखा। सरस्वती ने जवाब दिया कि डंडी दुखी कालिदास ने पूछा तो मैं माँ कुछ भी नहीं कर सकता। माता ने जवाब दिया, तुम्हें व हम यानी तुम और मैं दोनों एक जैसे ही हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इन्होंने जो भी लिखा अच्छा नाटक लिखा। अब मित्रों, इनके नाटक और इनकी गाथाएं, इनकी रचनाएं, इनके अलंकार, इनकी भाषा, इनकी अन्य रचनाएं, इनके महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक, सारी चीज़ों पे मैंने, इनके जीवन काल, जन्म स्थान, सारी चीज़ों पे मैंने प्रकाश डाल दिया और संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक यह बातें पहुंचें। और आप देखें ना, वीडियो ना देखें, आप सुने, अच्छा लगेगा, जानकारी भी मिलेगी और यह चीज़ें शेयर करनी चाहिए। हम आप नहीं करेंगे कौन करेगा? बच्चों तक ये बातें जानी चाहिए। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना स्नेह बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। हम आपके पास ऐसे कथाएं लाते रहेंगे। आप सभी का समय मंगलमय हो। नमस्कार।